बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। हक बनता है हर सियासी जमात का कि वो इस मुल्क के अंदर सियासत करे। हक बनता है हर उस वोटर का कि जिसको वो वोट दे वो इलेक्ट हो जाए और फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन हो मुकम्मल तौर पर, चाहे वफाक में या किसी सूबे के अंदर। और किसी भी मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत आगे बढ़ेगी तो हर कोई यही एडवोकेट करेगा कि मुल्क में किसी वोटर को डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए और मुकम्मल तरीके से मामलात को आगे चलना चाहिए। ना ही कोई कदगर होनी चाहिए, ना ही कोई पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमारे मुल्क में यानी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर आज के हालात के अंदर क्या वाकई सिलसिला ऐसा है कि जो यकतरफ़ा है, यानी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो मेंबर जो इस वक्त मुख्तलिफ असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा या कहा जा रहा जिससे मसाइल जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक सियासी जमात, अगर ये कहा जाए कि इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल जमात है तो गलत नहीं होगा। इमरान खान मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। इसका अंदाज़ा मैं किसी ट्विटर के पोल के हवाले से नहीं कर रहा, बल्कि जो रिसेंट इलेक्शंस हुए तमाम तर मसाइल के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ख़ास तौर पर वफाक के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें लेकर सामने आए। आज़ाद होने की वजह से वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आज जिस हालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, क्या उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ वो है या उसकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है? क्या उसकी ज़िम्मेदार PDM हुकूमत है या आज की तहरीक इंसाफ का रवैया भी है? तहरीक इंसाफ का आर्गूमेंट ये है कि जो हम कर रहे हैं वो रिएक्शन है, हमारे साथ एक्शन किया गया, जो हो रहा है वो हमारे सामने है। अगर इसको हम जोड़ पाएँ उस रिएक्शन से जो कि हमारे सामने आ रहा है, और वो है जनाब असद कैसर साहब का, जनाब शेर अफजल मरवत साहब का। असद कैसर साहब ने रिसेंटली इस हवाले से क्या फरमाया? उन्होंने कहा मुल्क आपका नहीं है। सुनिए। हम ऐलान करते हैं कि जो कोई सोचता है कि वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाएगा, अगर कोई जो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, अगर कोई सोचता है कि उसकी मर्जी से लोग आगे पीछे होंगे, पार्टी में होंगे, वो वक्त गुजर गया है, वो खत्म हो गया है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हम अपनी जिंदगी इंतखाबात में इंशाअल्लाह अवाम के पास जाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। अब एक तरफ जनाब असद कैसर साहब ये कह रहे हैं, और असद कैसर साहब एक बड़ी मेन उन मेंबर्स में से शामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक स्पीकर भी हैं कौमी असम्बली के। अब वो एक तरफ वो ये फरमा रहे हैं और जनाब शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट का लिंक हमारे सामने मौजूद है। उस पर उन्होंने कहा जी कि मुझे 30,000 पाकिस्तानी दे दें जो जिगरे वाले हों, खुदा की कसम आपका मैंडेट भी आपके कदमों में होगा और आपका लीडर भी आज़ाद होगा। उन्होंने इसके अंदर चंद और बातें भी कही हैं। वो क्या कह रहे हैं तो सुनिए। 30,000 पाकिस्तानी जवान मुझे मिल जाए, मैं कसमन कहता हूँ कि इस रियासत की बदमाशी आपका मैंडेट भी आपके कदमों में पड़ा होगा और खान की आजादी भी होगी। अब ये वो बात शेर अफजल मरवत साहब ने की है। अब इसके अंदर कुछ बातें ज़रा मैं समझता हूँ शायद थोड़ी सी ऑफेंसिव भी हैं और उनसे मसाइल भी। उन्होंने कहा आपने कौमी सानेहा, ये तमाम उनके ट्विटर के ऊपर मौजूद है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके वीडियो लिंक भी मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने 9 मई को कौमी सानेहा बना दिया, क्या APS वाक़या कौमी सानेहा नहीं था? क्या आपने जब पश्तूनों को डिस्प्लेस कर दिया मिलिट्री ऑपरेशंस करके तो क्या वो कौमी सानेहा नहीं था? सलाला पर हमला हुआ तो क्या वो कौमी सानेहा नहीं था? तो आप 9 मई के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इसको आपने कौमी सानेहा बनाया हुआ है। अब देखिए, एक तरफ अगर ये सूरत हाल है तो फिर मसले का हल किसके पास है और कहाँ चल के होगा? साथ ही साथ आज ही के इस प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे कि पंजाब के अंदर एक नई हुकूमत है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला है। उनकी सोशल मीडिया टीम या उनकी टीम जो उनके साथ है वो उनका ओवर एक्सपोजर करवा रही है वज़ीर आला का, या ये दुरुस्त तरीका है? और मैं आज हमेशा कहता हूँ कि शायद इस डे एंड एज के अंदर ऐसा ही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए किसी भी वज़ीर आला की, और लोगों को ऐसे ही लोगों का मामला सामने आना चाहिए कि वज़ीर आला के बारे में हर चीज़ उन्हें पता हो। उसके अंदर चाहे वो कितनी ही अजीब क्यों ना साउंड करे, कितनी ही अजीब क्यों ना नज़र आए, लेकिन वह ऐसे ही है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है, किसी से तारुफ की मुताद नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया साहब आपका भी। सबसे पहले अगर मैं सना बुच्चा साहिबा आपसे आगाज़ कर पाऊँ, ये जो रवैया या लहजा आपने असद कैसर साहब का सुना,
मैंने शेर अफजल मरवत साहब का भी आपको बता दिया, आप सुन भी लिया। आपको लगता है कि ये वन साइडेड ट्रैफिक है, बट और डू यू थिंक कि पीटीआई जस्टिफाइड है ये सब करने पे? कभी जितना हमारे साथ हो गया, फिर हम और क्या करें? हम जितना दबना चाहते थे दब गए हैं, अब इसके बाद अब और हम क्या करें? हमने अब रिजेंटमेंट शो करनी है, क्योंकि यही हमारी यूएसपी है। हम रिजेंटमेंट शो करेंगे तो हम पॉपुलर रहेंगे। डू यू थिंक दिस इज द राइट कोर्स, और ये आपको लगता है कि नहीं, ये दो तरफा ट्रैफिक है, पीटीआई भी गलत कर रही है या उनके साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है? लेकिन जो इस मुल्क में हो रहा है वो बहरहाल पीटीआई के साथ हो रहा हो या पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ हो रहा हो या नाम नहाद अपोजिशन के साथ हो रहा हो, उनमें से कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं है। क्या इलेक्शन के फॉर्म 45 से लेकर 47 तक की कहानी दुरुस्त है? नहीं। क्या फॉर्म 47 वाले इलेक्टेड लीडर्स हैं? नहीं। क्या काबीना में ऐसे लोगों को होना चाहिए था जो केयर टेकर सेटअप में मौजूद रहे? नहीं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी तौर पर भी माफ़ी के काबिल है? तो इसका जवाब इस्टेब्लिशमेंट का है नहीं। लेकिन मामला ये है कि अगर आप शेर अफजल मरवत साहब को और आप असद कैसर साहब को देखें तो फिर आपको गौहर खान को भी देखना पड़ता है, और उनकी बहरहाल एक लहजे में नरमी है, एक सीनियरिटी का लेवल भी है, एक इंटेलिजेंस का लेवल भी है। वो बड़ी मोहतात तरीके से बात करते हैं। और आप उसके हवाले से क्या कहेंगे जो नाना सनाउल्लाह साहब पिछले 3-4 दिन से इंटरव्यूज़ में कहते फिर रहे हैं कि इनका तो वजूद ही ख़त्म कर देना चाहिए। फिर उन्होंने इसको दोबारा से जस्टिफाई किया कि हम सियासी वजूद Exactly. तो एक जमात जो है वो सियासी वजूद आपका ख़त्म करना चाहती है, दूसरी जमात आपको चोर और डाकू कह के आपकी सियासी वजूद को ख़त्म करना चाहती है। तो इस मुल्क में फिर रह क्या जाता है? आप एक दूसरे के वजूद को ख़त्म नहीं कर पाते, और आप किसी भी पॉलिटिशियन को जेल में डाल के जलावतन करके उस पर इल्ज़ाम लगा के 9 मई का सहानिया भी उसने अगर किया हो तो हमें नहीं लगता कि उनकी सियासत ख़त्म हो जाती है। वो नापसंदीदा ज़रूर हो जाते हैं, वो मकबूल ज़रूर हो जाते हैं, वो कबूल नहीं रहते, लेकिन वो इनको अगर 150 सीटें भी मिल जाती तो ये हुकूमत नहीं बना सकते थे, और इनको नहीं बनाने दी जाती। तो इसकी मुल्क के कुछ हार्ड रियलिटीज़ है, हम सबको फेस कर लेनी चाहिए। और ये अप्रोच आई थिंक उन्होंने बहुत दिनों तक अपने आप को थोड़ा सा सिमर डाउन रखा है, लेकिन नाउ दे आल्सो गेनिंग कॉन्फिडेंस क्योंकि उनके पास वोटर है, उनके पास अब पहले तो सिर्फ ये कहते थे कि आप आज इलेक्शन करवा लें तो खंबे को भी आप टिकट देंगे तो वो इलेक्ट हो जाएगा, और ऐसा हुआ है। सो अब नाउ देयर इन दैट स्टेज जहाँ पे वो बार्गेनिंग पावर रखते हैं, जहाँ पे वो ये अपनी आवाज़ ऊंची करने का हक भी रखते हैं। अचानक उनके अवाम का मैंडेट मिल गया है। उनको अवाम का मैंडेट 2018 में नहीं मिला, लेकिन isn't it weird कि उनको अब मिल गया है, और अब ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया है। सो दैट्स मेड देम मच स्ट्रॉन्गर। सो वो होगा कि कभी हार्ड अप्रोच होगी, कभी सॉफ्ट अप्रोच होगी, कभी असद कैसर साहब चिल्लाएंगे, कभी शेर अफजल मरवत साहब चिल्लाएंगे। हाँ, ये चलता रहेगा। हल्की फुल्की मौसीकी तो चलती रहेगी, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी। आमिर ज़ैद साहब, ज़रा अगर जो ख़ास तौर पर अपना शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है, आई मीन ये आपको लगता है कि ये चीज़ें कोई, ये भी एक थ्योरी आती है ना कि उनकी बातों को कंडोन किया जाता है कि ठीक है यार इन्हें वेंट आउट करने दें, अपना गुस्सा शुस्सा निकाल रहे हैं, जिस तरह सना बुच्चा साहब ने कहा हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी, कभी गर्म कभी नरम। या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, बिकॉज वो कोई हेड में निकल नहीं रहा ना? अब तो वो ट्वीट्स करते फिर रहे हैं पूरी तहरीक इंसाफ करिए, नहीं जी हम यकजा हैं। शेर अफजल मरवत ही कहते हैं कि हमारे 40 MPA तोड़ लिए, वो कहते हैं नहीं हमारा कोई MPA नहीं टूटा, हम यकजा हैं और हमारी सीटें भी सेनेट में निकल आएंगी। सो आपको लगता है कि सम हाउ ये PTI के लिए कोई रिवर्सल शुरू नहीं हो रहा अभी तक? एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं, रिकाउंटिंग में भी मार पड़ रही है। पीटीआई का आप देखें कि अरसे से एक ही लाइन और लेंथ पे वो बॉलिंग कर रहे हैं। वो जितना ज़्यादा वो समझते हैं कि हम तड़पेंगे फड़केंगे उसके बाद हमें जगह मिलेगी, लेकिन हो ये रहा है कि उनका एक कहते हैं ना जो तसादुम की है, एक ऐसी जहाँ पे उनकी झुंझलाहट का इजहार होता है, गुस्से का इजहार होता है, और यकीनन उसमें उसकी वजूहात भी होंगी कि जनाब उनको ये परसीव करते हैं या उनको वाकई उनके साथ ऐसा हुआ कि बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। और उसकी एक तवील फहरिस्त है जो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, जो पीटीआई हमेशा दावा करती है। तो लेकिन उसके नतीजे में वो मज़ीद मुश्किलात में फंस रही है। उसमें यह नहीं हुआ कि जनाब उसके लिए कोई रास्ते निकल आए हों। तो फिर गालिबन ये वक्त है कि वो अपनी हिकमत अमली को रिविजिट करें, वो दोबारा सोचे कि जनाब हमारा जो हदफ है वो दुरुस्त है या हमें कुछ निशाना बदलना चाहिए। आप गुस्से
गुस्से का इजहार और अपने जो वो है ना झुंझलाहट का इजहार और भी तरीकों से कर सकते हैं आप। अगर अब ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ पीडीएम को, जिसको वो कहते हैं कि जिनसे बात करने की जरूरत नहीं है, या हुकूमत वक्त की जमात है, उसकी तरफ आपका तोपखाने का बट आमिर साहब क्या क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है तहरीक इंसाफ के रिसेंट बयानिया से? आप असद कैसर साहब वो कहते हैं हमें पता है जी रिगिंग किसने की है, या अब भी जो वो फरमा रहे हैं कि किसी के बाप का मुल्क, आई एम श्योर ये वो पीडीएम की हुकूमत, अब आप यू नो मोर देन आई डू कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सो हम बेशक इस तासर को, मैं, आप, सना बुच्चा साहिबा, आमिर लासाना साहब, हम इसको जाहिल भी करते रहे कि नहीं जी कोई महाजराई नहीं है पीटीआई और किसी एस्टैब्लिशमेंट के बीच में, बट फैक्ट ये है कि पीटीआई फील कि हमें तो, हम रियासती जबर का शिकार है और हमें हमारी तोड़ फोड़ अगर हुई है तो वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हुई है। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं सिर्फ मेरा कहना ये कि पीटीआई को देखिए ना, जब आपको पता है कि आपकी हिकमत अमली से जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा है और उससे नुकसान ही हो रहा है, तो फिर इसमें आपको बदलने की ज़रूरत है। और जितना आप ज़्यादा मतलब है कि इदारों को मुतनाज़ा बनाते उतनी ज़्यादा मुश्किल में फंस रहे हैं। तो आपको गालिबन एक नई राह अपनानी चाहिए, गालिबन की यकीनन अपनानी चाहिए। क्योंकि आप जैसे मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि भाई अगर आप अपना हदफ जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर रहे हैं ऐसा, लेकिन अगर उनका कहते हैं ना तोपों का रुख जो है वो सिर्फ पीडीएम की तरफ हो, तो गालिबन वो उनको कहते हैं कि नताइज भी मिल जाए और जो उनकी इतनी ज्यादा खराब सूरत एस्टेब्लिशमेंट से हुई है उससे वो निकल भी पाए। लेकिन जो भी उनको ये एडवाइस कर रहा है, जो उनके इस तरह के हार्ड लाइनर्स हैं कि जनाब हम क्योंकि मकबूल हैं तो हमें जो सबसे मजबूत कुव्वत है उससे लड़ना चाहिए, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। राना साहब, मैं पाकिस्तान के तनाजुर में बात कर रहा हूँ, पीटीआई के तनाजुर में बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, खुदा ना खास्ता ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। पर राना साहब बात यह है कि ये सोचे समझे तरीके से हो रहा है, या जिस तरह सना साहिबा ने भी कहा कि ये हल्की फुल्की मौसीकी है, कोई एक बात करेगा कोई फिर करेगा, ये चलता रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं ये एक सोचे समझा एक प्लान है कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब ऑफेंसिव कोर्स इज़ द राइट कोर्स और आपने ऑफेंड करना है, आपने बताना है, चाहे वो आप ये कहेंगे किसी का बाप का मुल्क नहीं है, चाहे आप ये कहेंगे 30,000 बंदा दे दो, बस वो दिलेर हो तो हम आपको मैंडेट भी ले देते हैं। और आई मीन इसका मतलब है ना, आप खैबर पख्तूनख्वा में खड़े होके या किसी की जगह पर खड़े होके, या एक खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्ट हुआ लीडर अगर ये बात करेगा तो इसका मतलब तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाएगा। जी बिल्कुल, मैं सना बुच्चा साहिबा ने जो गुफ्तगू की और आमिर ज़िया साहब ने कहा, मैं दोनों से इत्तफाक राय करते हुए बात बताऊंगा कि असल मसला पीटीआई की लीडरशिप का अपना है। खान साहब ने यह कहा कि 8 फरवरी के बाद से मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया, तो आपके ख्याल में वो पीडीएम से बात करने के लिए कह रहे हैं, वो आसिफ अली जरदारी से बात करना चाह रहे हैं, वो नवाज शरीफ से बात करना चाह रहे हैं? नहीं, उनकी पहले दिन जब वो इक़्तिदार से जा रहे थे तब से लेके आज तक पुराने आर्मी चीफ चले गए और नए आर्मी चीफ आ गए, उनको रोकने से लेके उनकी अपॉइंटमेंट तक उनकी ख्वाहिश ये है कि मुझसे बात की जाए। सदर अलवी मौजूद थे, वो उनके टेलीफोन पे वेट कराया करते थे कि जी आप बात कर लें, और वो नहीं होती थी और अब भी नहीं हुई। अच्छा, अब उसका हल क्या था? एक है जो नवाज शरीफ की पोजीशन थी कि सज़ा दे दी, वो बेटी से समेत जेल में चले गए, उन्होंने वोट बैंक को संभाला और मैं समझता हूँ सियासी तौर पे उन्होंने अपनी पार्टी को बचाया और इलेक्शन में ले गए। खान साहब ने क्या किया? इन्होंने जाके एस्टैब्लिशमेंट पे हमला कर दिया। ये 9 मई तो बाद में हुआ है ना, ये जिस दिन निकाले जा रहे थे ये जनरल बाजवा को, मीर जाफर, मीर सादिक और पता नहीं अमरीका, और फिर आखिर में मोहसिन नकवी पे आ गए, यहाँ तक ले गए कि जी ये सारी साजिश। और अब फिर वो डोनाल्ड लू से लेके और किसी बंदे को उन्होंने छोड़ा नहीं। उनके यहाँ कन्फ्यूजन भी है और वो समझते ही हैं कि जो मैं उल्टा सीधा करता हूँ नतीजतन मेरे साथ होता है। अब जब आवाम की पॉपुलैरिटी आपकी दायरा 3 सजाएं आपको 1 वीक में मिलती हैं और आप जेल में मौजूद हैं, तो लोगों ने आपको वोट किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस वोट बैंक के बदले में अगर आप कहेंगे कि मैं 30,000 लोग लेके और चढ़ जाऊंगा और कहाँ पहुँचा के आऊँगा उनको और कहाँ पहुँचा दूंगा, वो लफ्ज़ बयान नहीं किए जा सकते। तो ये वो एंगर और गुस्सा जो आपने असद कैसर साहब का भी सुना दिया, ये इनको कोई पे नहीं कर रहा। ये समझते हैं ये कि 180 सीटों से लेके और 102 पे आके खड़े हो जाएंगे। कल शेर अफजल मरवत साहब को मैं सुन रहा था कहीं पे, वो कह रहे थे कि हमारे तो 40 लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। लोग दावे कर रहे हैं कि पंजाब में शायद इनको जो 2 सेनेट की जनरल नशिस्तें मिलनी हैं उनमें से भी एक टूट ना जाए इनकी। मतलब नवाज शरीफ के वोटर के प्रेशर में उनके MP MNA नहीं टूटे, उनके सेनेटर नहीं टूटे, पार्टी के साथ वाबस्ता रहे और यही उनकी बका का जामिन बना। इन्होंने पहले तो मेन स्लॉट सारी की सारी भाग गई, दौड़ गई जब हमला फौज पे शुरू किया। सीधी सी बात है, आप इधर उधर के नाम मत लें। वो लड़ाई लड़ी 9 मई के बाद, फिर बराह रास्त इनकी है। अब तक ये जो धमकियां भी लगा रहे हैं ये मुझे और आपको नहीं लगा रहे, ये उधर ही मुखातिब हैं और मिन्नत तरला भी उधर ही है और धमकी भी उधर है। तो फिर उधर से जवाब जब नहीं आ रहा
तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई आपके जो लोग आपने टिकट दिए, आपके निशान पे आए, आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, उनके जरिए बातचीत का रास्ता खोलें। आप पार्लियामेंट के जरिए चलाएंगे, जैसे आपने अली अमीन गंडापुर को इजाजत दी है कि वो पहले भी पीएम से मिले और दूसरी दफा भी आके मिले फैसिलिटेशन काउंसिल में, जो ईद से पहले फिर दोबारा होनी है और फिर आपको आना होगा। ये वो काम नहीं हो रहा कि सी पैक हो रहा था और परवेज खटक धरनों में बैठे थे और एक प्रोजेक्ट ये केपी के लिए नहीं ले सके, और बाद में इनको सिर्फ वो मजाक वाली बात बन जाती है कि गधों का, काश्तकारी का वो जो एक फार्म मिला इन्हें मानसेरा में, और बाकी बातें इनकी दूर रह गई कि कुछ कर ही नहीं सके उस वक्त। डिलीवरी हर चीज़ वो अली अमीन गंडापुर साहब चले को कर लेंगे, लेकिन उनका बेसिक डिस्कोर्स तो ये है कि क्योंकि हमसे बात कोई नहीं करना तो फिर अब यही तरीका रह जाता है। बट मैं एक ब्रेक शामिल करता हूँ प्रोग्राम में। एक बात जो कि ज़ाहिर बात है मैंने शुरू में इब्तदाई में की, पंजाब में बेशक शरीफ ख़ानदान की ही हुकूमत है, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज शरीफ साहब मौजूद है बहसीत वज़ीर आला पंजाब। क्या उनका जो इस वक्त सूरत हाल सारी चल रही है वो दुरुस्त है? बात एक उस फ्लायर की नहीं है या एक कैंपेन की नहीं है जो कि जो PMLN की हुकूमत पंजाब के अंदर चला रही है। बात तरीक़ा कार की है कि क्या यही तरीका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या अपने सियासी मुखालफिन को कन्फ्रंट करने का या उनसे सबकत हासिल करने का, कि आप अपनी ही वज़ीर आला का ओवर एक्सपोजर करें, फिर जो उनके जो डेली रूटीन है उसके बारे में बचाएं, और फिर यू एंड अप मेकिंग सच थिंग्स जिनसे शायद मजाक ही उड़ेगा या ट्रोलिंग ही होगी। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं साथ रही। अच्छा, ये गुज़िश्ता रोज़ जी पंजाब हुकूमत की जानिब से 23 मार्च 2024 का, उस पर लिखा हुआ है जी कि फ्लायर है, नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, कि आपकी वज़ीर आला ने आज क्या किया, जानना आपका हक, बताना हमारा फ़र्ज़। 3 काम लिखे हुए, यानी नीचे एक लिखा हुआ है जी कि यौम पाकिस्तान पर पैगाम, करारदाद पाकिस्तान मंजूर करने वालों को खिराजी अकीदत। दूसरा है जी गुजरांवाला ट्रैफिक हादसे पर इज़हार अफसोस। तीसरा है जी फैसलाबाद में डोर फिरने से नौजवान की हिलाकत पर नोटिस। अब ये काम क्या वज़ीर आला के मनसब के हवाले से कितने सब्सटेंशियल हैं? पाकिस्तान के अवाम को, पंजाब के अवाम को जानने की क्या ये ज़रूरत है? आम तौर पर देखा जाता है कि हुकूमतों के, कोई भी हुकूमत है, 100 डेज़ एजेंडा होता है कि पहले 100 दिनों में हमने ये करना है, और इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे काम हैं जो वज़ीर आला पंजाब ने ओहदा संभालने के बाद किए हैं, लेकिन ये वो कोई काम ऐसा नहीं है जो काबिल सताइश हो कि जी जिसके ऊपर आप बाकायदा तौर पर लोगों को बताएं कि आज उन्होंने क्या किया। बस सना बुच्चा साहब, दिस इज ओवर एक्सपोजर इंस्पिरेशन आपके नज़दीक, या ये कोई नया मेथड है कि भाई ये वक्त है, आप लोगों को जब तक सोशल मीडिया पे बताएंगे नहीं तो फिर आप आगे चल नहीं सकते, और आपने पॉपुलैरिटी ऐसे हासिल करी है। आई वांट योर डिस्पैशनेट व्यू ऑन दिस कि इज दिस द राइट कोर्स? अब या हम बहुत पीछे रह गए हैं, या मैं अपनी बात कहता हूँ कि मैं बहुत पीछे हूँ इस दौर के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, कि मुझे समझ नहीं आ रहा। एटलीस्ट आई फाउंड इट अलाउ मी टू से हिलेरियस कि आप पंजाब के अवाम को ये बता रहे हैं कि ये 3 काम किए हैं आपके वज़ीर आला ने आज। नहीं, I find it absurd. I find it completely absurd. I also found it absurd when काकड़ साहब went to the dentist और वहाँ पे उन्होंने अपनी सेल्फी लगाई. I also found it very funny कि जब बाज़ारों में घूमती रही मरियम साहिबा तो प्राइसेस चेक करती रही. I found it extremely funny जब वो किसी खातून पुलिस अफसर का दुपट्टा ठीक कर रही थी और वो तस्वीर बिल्कुल ऐसे मोमेंट पे खींची गई है जिसको बाद में दोबारा ब्यूटी प्लस और फोटोशॉप भी किया गया होगा. देखें, वुमन इज़ नोन बाय द कंपनी शी कीप्स एज वेल एज अ मैन, एंड अगर वो परवेज़ रशीद साहब से सीखी हैं, जो कि मुझे पता है कि उनकी बहुत ज़्यादा जो सियासी थोड़ी सी मैच्योरिटी है वो परवेज़ रशीद साहब ने दी है, वो मियाँ साहब की बेटी हैं, मैं उनसे कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट करूँगी. मैं ये समझती हूँ कि उनको इन चीज़ों से अबाव होना चाहिए. शी डजंट नीड टू टेल हर डेली एक्टिविटीज़ कि मैं क्या कर रही थी, मेरी कहाँ पे तस्वीर खींची, मेरा कहाँ पे क्या हुआ, मैं कितनी आज मैं कितने लोगों के दरमियान खड़ी थी, आज मैंने कितने लोगों को राशन के बैग्स बांटे. आई जस्ट फील कि उन्होंने एक शुरू में बहुत अच्छा टेम्पो रखा था, जब अपोजिशन वाले उनसे नहीं मिले थे वो खुद जाके उन्होंने सलाम किया था. दैट वाज अ गुड बिग जेस्चर, अच्छी बात है. उनको इसी पर रहना चाहिए. ये डेली के इसके ऊपर नोटिस ले लिया और उसके ऊपर वो कर लिया. टू बी ऑनेस्ट, ये जो बाजारों में जाना या एक जो मॉडल है, जो शहबाज साहब का भी मॉडल रहा है, हैंड्स ऑन गवर्नेंस, कि जब तक आप खुद जाएंगे नहीं, वज़ीर आला खुद जाएगा नहीं तो काम होता नहीं है. ये शहबाज साहब का मॉडल था. पीपल लाइक्ड इट और नॉट, बट दैट अर्नड हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट अक्रॉस द आयल. दैट अर्नड हिम के दी टाइटल के लिए वो उनकी स्पीड बड़ी ज़बरदस्त है, बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल है. PMLN का खासा ये रहा है. मेरा आपका एतराज़ ये ज़रूर है कि ये अबसर्ड है कि आपके वज़ीर आला ने आज क्या किया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये काम तो फिर एक सियासी हुकूमत में होते हैं, लीडर सियासी हुकूमत है, उन्होंने काम करना है, करेंगे नहीं तो लोगों को क्या बताएंगे?
नहीं, वो जो लंबे बूट पहन के जो फ्लड्स के लिए बाहर निकल जाते थे, वो ऐसा इफेक्ट हुआ है कि वो जब भी पावर में आते हैं कहीं ना कहीं बारिशें हो जाती हैं, कहीं ना कहीं मुसीबतें आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है लॉन्ग बूट्स आर नॉट सच अ कमेंडेबल थिंग। आई थिंक लॉन्ग बूट्स को भूल जाना चाहिए, क्योंकि आप शहबाज शरीफ साहब की पहले पीडीएम को बताई थी, तब भी इसी तरह से फ्लड्स आए थे और अब भी इसी तरह से फ्लड्स आए। तो मेरा ख्याल है वो लॉन्ग बूट्स हैव अ लॉट टू डू विद दैट। लेकिन लेट अ रियल क्राइसिस कम थ्रू, और उसके बाद अगर लंबे बूट्स की जरूरत है या डेंगू मच्छर को मारने के लिए हाथ में स्प्रे लेने की जरूरत है या लोगों में वो फिश नेट्स बांटने की जरूरत है, तो लेट दैट डे कम, देन वी कैन अपलॉड हर। लाइक लेट्स नॉट लाइक वो वो लंबे बूटों वाला आप एग्जांपल ना दिया करके, क्योंकि जब भी ये हुआ है फिर बारिशें ही हुई हैं। जब बारिश होती है तो पानी आता है। अब हाँ नहीं वो जरा उस पर ध्यान हमें करना है। अब आमिर ज़िया साहब, बात ये कि क्या हम ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं या आज की तारीख में ये ज़रूरी है कि आपने जब तक आप प्रोजेक्शन नहीं करेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा? अच्छा, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ओवर एक्सपोजर। और हमारे यहाँ सियासतदानों को एक तो बोलते बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ मैं मरीम साहिबा की बात नहीं करे, हमारे यहाँ एक अमूमी मर्ज है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। मैदान कहते हैं ज़बान के आगे मैदान है, घोड़ा दौड़ा रहे हैं आप ना। दूसरी बात है कि जब आप ओवर एक्सपोजर करते हैं, वो काम जो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के करने का है, किसी और छोटे अफसर के करने का है, वो काम अगर वज़ीर आला अपने ज़िम्मे ले लेता है तो वो इतनी मुनासिब बात नहीं होती, बल्कि नामुनासिब बात होती है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि आपको पता है कि मुतनाज़ा इंतखाबात हुए हैं, लोग क्रेडिबिलिटी को इसके सवालिया निशान बना रहे हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर के ऊपर, हालांकि वीपीएन इस्तेमाल करके हम बड़ी मुश्किल से देखते हैं, तो उसमें माशाल्लाह इनकी जो प्रेजेंस है मरियम साहिबा की बहुत ज़्यादा है। और लग ये रहा है कि बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट हो रहे हैं। किसी के घर अगर वो विजिट भी कर रही हैं, जा भी रही हैं, तो पता है कि वो कहती हैं इजाज़त लेनी कि मैं अंदर आ जाऊँ, और ज़ाहिर है कि कैमरामैन पहले से खड़ा हुआ है ताकि उनको आते हुए देख सके। तो जब ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट्स होते हैं, वो दरख्त लगा रही हैं और वहाँ पर कालीन बिछा है, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में उसका कहते हैं फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत गुर्बत है, अफरात ज़र बहुत ज़्यादा है, लोग बड़े परेशान हैं, बड़ा दिल शिकस्ता है आजकल के हालात में, तो उनको बहुत सारे ऑप्टिक्स अच्छे नहीं लगते। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऑप्टिक्स उन्हें अच्छे नहीं लगते। उन्हें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं नुमाइश हो रही है चीज़ों की। अच्छा, तो बात ये कि ज़रा सा आपको कहते हैं कि सटल तरीके से बात करनी चाहिए और अपनी पब्लिक रिलेशंस के भी डिफरेंट तरीके। ओवर एक्सपोजर हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होता है। राना साहब, आपके नज़दीक ये दुरुस्त तरीका कार है? क्योंकि जाहिर बात है ना, उनकी पहली दफ़ा है और वो शायद अपना ब्रांड भी ब्रांड मरीम नवाज शरीफ को उसको वो भी सेल करना चाह रही हैं कि भाई मैं बिल्कुल उसी मॉडल पर या उससे बेहतर काम करूंगी जो कि पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब करके गए या उससे पहले शहबाज शरीफ साहब का मॉडल है। देखिए मुनीब साहब, मॉडल जो है ना हमारे पास सारे हैं। मॉडल नवाज शरीफ वज़ीर आला थे, शहबाज शरीफ थे, उस्मान बुज़दार थे, महमूद खान थे, परवेज़ खट्टक थे, मुराद अली शाह हैं, कायम अली शाह थे। हमारे पास बलोचिस्तान के वज़ीर आला हैं जो रात तक 2 बजे ही उठ के कैबिनेट मीटिंग करते थे, सारा दिन सोते थे। हमें कुछ तो देखना है और करना है कि एक चीफ मिनिस्टर जो 2 वज़ीर आज़म की मतलब बेटी और भतीजी है, वज़ीर आला की बेटी और भतीजी है, उसने वो पंजाब देखा है जो उस्मान बुज़दार का था, जिसमें डेंगू जो ख़त्म हो चुका था उसके ऊपर काम ना करके लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसने वो देखा जब केपी में लोग डेंगू से मर रहे थे, इमरान खान वहाँ जाके वो सेहती मकाम ढूंढ रहे थे हेलीकॉप्टर से, जो आज तक किसी को नहीं मिला। जिस आमिर ज़िया साहब ने बात की कि जी वो बिछा के कालीन, वही सामने तस्वीर मलिक अमीन असलम और उनकी मिनिस्टर साहिबा की तस्वीर इमरान खान के साथ लगा दी। क्योंकि ट्रोलिंग जो है ना, बिल्कुल आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो आप गंडासा लेके शुरू हो जाएं गंडापुर की तरह कि मौला जट स्टाइल बना लें, एक है कि आप काम करते हैं, नई सीएम बनी है, उसका रिकॉर्ड देखें कि उसने कितने दिनों में क्या किया और क्या सिर्फ बातें की या काम शुरू किया। बिल्कुल ठीक। मैं तो समझता हूं कि ये दिन है इनको एवेल्युएट करने की। आप और हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को अपनी जगह भी बनानी है, लोगों का एतमाद भी लेना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, तो जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को खारजा महाज के ऊपर। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक पाकिस्तान का हमेशा से ही बड़ा डिफ़िकल्ट रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सईद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक चेयरमैन है कामा कमेटी बराए दिफा सेनेट। बहुत कुछ सीखते हैं मुशाहिद साहब। आप यकीन मानिए कि बहुत से लोग आपकी बातों से बहुत कुछ सीखते हैं, बट आज सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान का बड़ा हार्ड अर्नड पीस था जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने लिया, बट अब बड़ी टर्बुलेंट सी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। हमारा अब जो एजेंडा है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, ये कितना अचीवेबल है कंसिडरिंग कि वहाँ तालिबान हुकूमत है, कंसिडरिंग कि वहाँ पर अमेरिका सेंटकॉम चीफ कह रहे हैं कि वहाँ पर हार्बर किया जा रहा है, टीटीपी को अफगान तालिबान कर रहे हैं। सो हम इस क्वैगमायर से कैसे निकलेंगे अब? अस्सलाम वालेकुम जी मुनीब साहब, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक भी हो। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ये सबसे नंबर 1 फॉरेन पॉलिसी और कौमी सलामती का मसला है पाकिस्तान का इस वक्त अफगानिस्तान। और अफसोस ये है कि ये कुछ माजी की गफलत कह लें या गलतियां कह लें, हमारी अफगानिस्तान की पॉलिसी तो फेल हो चुकी है। पिछले 3 सालों में हमारी 3 पॉलिसीज थी अफगानिस्तान के ऊपर। जब अमेरिकन थे तो हम कहते थे गुड तालिबान है अफगान तालिबान, उनका हम प्रोटेक्ट भी करते थे, मदद भी करते थे और उनके लिए तर्जमानी भी करते थे। फिर जब अमेरिका का इनखला हुआ और वो निकले बाहर वहाँ से 15 अगस्त 2021 के बाद, तो फिर हमने कहा कि जो बैड तालिबान है उनसे मुज़ाकरात करते हैं, यानी कि टीटीपी वाले, उनसे हमने मुलाकात भी की, हमारे जनरल्स गए, काबुल गए, उनसे मुज़ाकरात किया। और अब तीसरी स्टेज ये आ गई है कि अब हमें गुफ्तगू छोड़ें, हालात ख़राब छोड़ें, बॉम्बिंग की नौबत आ गई है। यानी कि ये तीसरा आपका हमसाया है जिससे आपके पिछले 5 साल में एक फौजी झड़प हुई है। ये अफसोसनाक पहलू है। मेरा तो व्यू ये होगा कि अफगानिस्तान को हैंडल करना है तो हैंडल विद केयर, सॉफ्टली और स्ट्रांगली, लेकिन फौजी तरीके से नहीं। और मेरा अप्रोच ये होगी कि रीजनल अप्रोच, इलाकाई अप्रोच। चाइना इस वक्त तालिबान अफगानिस्तान के जो हैं उनसे ज़्यादा करीब है बनिस्बत हमें, तो चाइना के भी गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करें। तो डिप्लोमेटिक अप्रोच, हाई लेवल डायलॉग और रीजनल अप्रोच, ये रास्ता है। मुशाहिद साहब, एक इशू ये भी रिसेंटली आपने भी इससे फ्लैग किया, इट्स अ बिट ऑफ कंसर्न फॉर एवरी पाकिस्तानी आल्सो, कि हम नेचुरली सीपैक के ऊपर बड़ा हम कैपिटलाइज करने की भी कोशिश करते हैं। वी टेक प्राइड इन इट कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट थी। अब वो समहाउ ये कितना दुरुस्त है, लोगों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो IMF के सामने है। सो ये कितना कंसर्न है पाकिस्तान के लिए बहसीत रियासत कि अब IMF भी उसको किसी कोई माइक्रोस्कोपिक व्यू लेके देख रहा है, या किस तरह से उसको देख रहा है? ये मेरे ख्याल में आपका जो खदशा आपने बयान किया बिल्कुल जायज़ है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात आपके दरीना ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, 60 साल के ताल्लुकात हैं। चीन आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है हर मौके पर, हर वक्त, हर इशू पर। और अगर उनके जो ताल्लुकात की बुनियाद है आजकल सीपैक, उसकी डिस्कशन वाशिंगटन में हो रही है, चाहे जो भी वजूहात हों, और वो चाइना को तो पसंद नहीं आएगा ना। और दूसरी बात यह भी है कि उसके साथ साथ जो ग्राउंड सिचुएशन है कि जो सीपैक का एक सेंटर पीस कह लें या उसका सतून कह लें, गवादर बंदरगाह, उधर भी कुछ हालात सिक्योरिटी के और दूसरे ठीक नहीं है। तो मजमूई तौर पर ये सूरत हाल को मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी अगर अफगानिस्तान नंबर 1 है तो नंबर 2 प्रायोरिटी है सीपैक में तवानाई बख्शनी, चाइनीज़ को फिर से एतमाद देना और इसको बहाल करना, ताकि ये हमारी इक्तिसादी आज़ादी की जामन है और चीन के साथ कुर्बत की एक बड़ा की सतून भी है इस वक्त। ठीक, इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है मुशाहिद साहब कि नेचुरली खारजा अमूर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंटरनल इंस्टेबिलिटी मौजूद है, सियासी इंस्टेबिलिटी, ऑब्वियसली दैट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बट वो समहाउ इलेक्शन हो गए हैं, इट्स बीन ओवर अ मंथ नाउ, बट वी डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। मतलब वो भी कोई अचीव होती भी नज़र नहीं आ रही। लोगों का उस हिसाब से देखा जाए, सियासी जमातों का आपस में डायलॉग इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो। जो एक सियासी जमातों का या एक सियासी जमात का एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है वो बहुत सावर हो चुका है। सो आपको अगले आने वाला 1 साल 2 साल आप उसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही आपने कहा कि जो इलेक्शन के नतीजे में एक इस्तेकाम आना चाहिए था सियासी हवाले से, वो नहीं आया और उसका इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लगता है कि एक तो
जो प्ले बुक थी 8 फरवरी से पहले वही प्ले बुक चल रही है। मेरे ख्याल में उसमें तब्दीली, उस स्क्रिप्ट में तब्दीली की ज़रूरत है। ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो चुके हैं और एक सिर्फ उम्मीद की किरण अच्छी थी मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल खाकी अम्ब्रेले में मैंने देखा कि चीफ मिनिस्टर PTI का, PMLN की और PPP के एक ही सफ में खड़े हो गए और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द खाकी अम्ब्रेला। वो अच्छी बात है, शुरुआत है कि कम से कम मईशत के हवाले से उनको इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ हीलिंग टच दस्ते शफा सिस्टम में अगर आ गई ये PTI, उनको मौका दें। अगर उनकी सीटें बनती हैं तो वो सीटें भी दिलाएं और जिनके खिलाफ ज़्यादा सीरियस केसेस नहीं, उन सियासी कैदियों को भी रिहा किया जाए ताकि एक फ़िज़ा बेहतर हो। सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो इक्तसादी इस्तेकाम नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो मजमूई तौर पर आप बुहरान से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो ये दे आर ऑल इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्वाइंड एंड लिंक टुगेदर। तो ये बुनियाद इस वक्त सियासी खलफशार है। बिल्कुल ठीक। टुवर्ड्स द एंड मुशाहिद साहब, आपने जुमला लफ्ज़ इस्तेमाल किया दस्ते शिफा। अब वो दस्ते शिफा से दस्ते शफकत तक कब जाता है वो तो शायद आई थिंक बीच में काफ़ी लंबा अरसा गुजर जाता है। दस्ते शफकत हासिल करना वो तो दस्ते शफकत कहीं और है अभी, बट ये जो दस्ते शिफा है इसके लिए ये वन साइडेड तो आपका तजर्बा बहुत है, ये हो नहीं सकता। इसके लिए तहरीके इंसाफ को क्या करना होगा कि वो दस्ते शिफा ले पाए? तहरीक इंसाफ को भी अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। ये देखें ना, ये कोई गुरिल्ला जंग तो नहीं है ना, ये एक जमहूरी जद्दोजहद का एक हिस्सा है। सही। इस वक्त 2 बेसिक फोर्सेस हैं आपके। एक सरकारी सिस्टम है जिसमें सारे शामिल हैं, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस भी कह लें, पार्टीज भी अब उसमें जम हो गई हैं, और एक अवामी कुव्वत है बाहर। वो जो अवामी कुव्वत है भी वो सिस्टम के अंदर आके रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक काम करे, अपने भी गलतियों से सबक सीखे। क्या सबसे बड़ी गलती क्या की थी कि जब उनके हाथ में एक मेजॉरिटी थी, पार्लियामेंट में 2 हुकूमतें थी, उन्होंने सबको दस्तबरदार किया और कहा जी हम इस्तीफा देते हैं। तो अब मेरे ख्याल वो सबक भी सीख लिया है। और दस्ते शफा और दस्ते शफकत में इतना बड़ा फासला नहीं। हमारे यहाँ भी यू टर्न सिर्फ PTI की मोनोपोली नहीं, बाकी लोग भी यू टर्न कर सकते हैं अगर नजरिया जरूरत के तहत। नजरिया जरूरत के तहत। मुशाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और यकीनी तौर पर जो आपने आखिर में कहा है उसको लोग एंजॉय भी करेंगे और रिलेट भी कर पाएंगे। ये प्रोग्राम था जी आज का, इसको आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।